A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Badhaganj. Today we are going to start chapter number 4 of History, Rural Life and Society. In this chapter you will learn about the new land revenue settlements introduced by the Britishers. यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद अब लैंड के ऊपर रेवेन्यू यानी टैक्सेस भी लगने लगे और अलग अलग टैक्सेस के सिस्टम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. हाउ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोरिश द इंडियन पीजेंट्री. पीजेंट उनको कहा जाता है, फार्मर्स को. तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि वो क्रॉप्स जो कि हम लोग मार्केट के अंदर बेच के और उनसे पैसे कमाते हैं. तो उससे पहले एज सच इंडिया के अंदर वैसे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं ग्रो करा जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ और इससे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट इंडियन फार्मर्स के ऊपर कैसे पड़ा. अबाउट पीजेंट रिबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसके बाद बहुत से किसानों ने विद्रोह किया इन नियमों के खिलाफ, इन रेवेन्यू सिस्टम्स के खिलाफ अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे इंडिया के अंदर, क्योंकि तब इंडिया जो है वो प्रांतों के अंदर, एक टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइडेड था. इंडिया जो आज हम जिस फॉर्म में देखते हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है. Rural life before the coming of the Europeans was simple. The Indian villages were more or less self-sufficient. यानी कि जो ग्रामीण जीवन है यूरोपियंस के आने से पहले बहुत सादा था. जो गांव थे वो कम कुछ ज़्यादा, कुछ गांव बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे, कुछ कम सेल्फ सफिशिएंट थे. सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस कि जो भी प्रोड्यूस किया वो यूज़ कर लिया, जो भी चीज़ें थी ज़रूरत के सामान वो आपस में ही एक्सचेंज करके इस तरह से वो अपना काम जो है वो चला लेते थे. The peasant families cultivated the land and paid a part of the produce to the rulers as revenue. The revenue was generally collected by the village headman on the or the intermediaries. तो यहाँ पे जो किसान थे, उनके परिवार थे, वो लोग क्या करते थे, खेत को जोतते थे, ज़मीन को कल्टीवेट करते थे और उस जो भी वो क्रॉप ग्रो करते थे उसका कुछ पार्ट, जो भी वहाँ पे उस समय के राजा महाराजा उनके ऊपर रूल करते थे, वो उनको कुछ पार्ट उस क्रॉप का दे देते थे. यही उनका रेवेन्यू हुआ करता था. और ये रेवेन्यू या तो गांव के जो मुखिया थे वो कलेक्ट करते थे, या तो कोई बीच का व्यक्ति जो है वो उसको, जिसको राजा ने अपॉइंट किया है, वो ये चीज़ें करता था इकट्ठा. Once the East India Company took over, it changed the way of revenue collection. Revenue was now collected as a fixed amount. जैसे जैसे कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया था. यानी जो रूल था वो क्वीन विक्टोरिया करते थे और यहाँ पे वो एक्शन उनके ऑफिशियल्स करते थे. तो अब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का वो पूरा तरीका ही जो है वो चेंज कर दिया और अब रेवेन्यू जो है वो इन फॉर्म ऑफ कैश लेने लगे, यानी पैसे के रूप में लेने लगे और ये अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाता था. सिंस द पीजेंट्स हैड टू पे द रेवेन्यू इन कैश, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स विच कुड बी सोल्ड इन द मार्केट. अब क्योंकि हर एक किसान को, अगर आपने हिंदी सुना होगा इस वर्ड का, लगान देना पड़ता था. तो लगान क्योंकि फिक्स था, तो अब आप नॉर्मल गेहूँ चावल ये सब ग्रो कीजिए, तो अब उससे वो टैक्सेस नहीं दे पाएंगे जो कि ब्रिटिशर्स इम्पोज करते थे. तो अब फार्मर्स को मजबूरी में ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने पड़ते थे जिसको कि वो मार्केट में बेच सके. न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स. द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश, लाइक एनी अदर इम्पीरियल पावर, वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड. अगर आप किसी के ऊपर भी शासन करते हैं तो शासन करने का, किसी के ऊपर रूल करने का मतलब क्या है कि आप बिना फ़ायदे के कोई चीज़ नहीं करते हैं. तो ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किए तो उसमें उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और ये फ़ायदा क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करें. However, that could not be achieved without a viable land revenue collection system. The British introduced three different systems of land revenue settlements in different part of India. तो अब इंडिया इतना बड़ा देश था, अगर कोई वैलिड सिस्टम नहीं बनाएंगे किसी चीज़ का तो हर लोगों के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे. इसके लिए ब्रिटिशर्स ने 3 डिफरेंट तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उस जगह के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया. जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट इन
बंगाल सबसे पहला था वो जमींदारी सिस्टम या जिसको परमानेंट सेटलमेंट, जो कि बंगाल में लागू किया गया। रोटवारी सिस्टम इज़ मद्रास एंड बॉम्बे, रोटवारी सिस्टम को मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया। महलवारी सिस्टम इन पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, महलवारी कहाँ पे था? पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट, the permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis in Bengal in 1793. The main provisions of the settlement included these. तो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के अंदर 1793 में। The zamindars were made the owners of the land. They worked as agents of the government in collecting the land revenue. अब ज़मींदारों को क्या कर दिया गया, इससे मतलब नहीं कि कौन सा किसान लैंड कल्टीवेट कर रहा है। जो ज़मींदार थे वो लैंड के ओनर होते थे और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स के तौर पे काम करते थे, यानी कि वो किसानों से वो लगान जो था वो वसूलते थे। The zamindars had to pay about 89% of the collected land revenue to the government. जितना भी कलेक्ट किया उसका 89% जो है वो ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। The zamindars were permitted to retain 11% of the revenue collected. तो मतलब 100% में से 89 मतलब 100 रुपीज़ अगर रेवेन्यू में कलेक्ट हुए तो 89 ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी और 11 रुपीज़ किसको मिल जाएंगे? ज़मींदार को मिल जाएंगे। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर 10 years ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक बस एज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसका लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया 100 रुपीज़, तो 10 साल तक 100 रुपीज़ एज अ रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। द जमींदार्स वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स ऑफ द जमींदारी। तो ये जो भी ज़मींदार होते थे गांव के अंदर, ये इनका हेरिडिटरी राइट्स था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि आपकी क्वालिफिकेशन देकर आपको ज़मींदारी मिलेगी। आप ज़मींदार हैं तो आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी ज़मींदार ही रहेगी। Limitations of the permanent settlement. It created a new class of landlords in the form of zamindars who became the political allies of the British. तो इससे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स की तरह ये एक्ट करने लगे। एक नया ही क्लास बन गया लैंडलॉर्ड्स का ज़मींदारों के फॉर्म में, जो कि ब्रिटिशर्स के क्या बनने लगे? पॉलिटिकल एलाइज, यानी कि राजनीति के उसमें भी ये लोग उसको हेल्प करने लगे। Many of the wastelands and forests were brought under cultivation. The permanent settlement was a heavy and oppressive assessment. तो कई जो जगहें थी, जो जंगल थे, उनको खेती के अंदर खेती की ज़मीन बना दी गई और बहुत ही हैवी और ऑप्रेसिव, मतलब कि ये शोषण करने वाला सेटलमेंट था। ये शोषण करने का एक तरीका ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। The taxes were often collected by oppressive methods. The position of the actual cultivators of the soil worsened as they could be evicted by zamindars on non-payment of dues. तो ऑप्रेसिव तरीका था टैक्सेस को कलेक्ट करने का। ऑप्रेसिव मतलब जैसे कि मार पिटाई करके ज़बरदस्ती चीज़ों को छीनना, या मतलब जबरन जो वसूली कहते हैं वो किया जाता था। अब यहाँ पे जो वाकई में जो किसान थे उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल एकदम गिरती जाती थी और कई बार ये होता था कि कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो ख़राब हो जाती थी। तो ख़राब होने की वजह से जो सॉइल उस तरह का प्रोड्यूस नहीं दे पाता था, तो ये ज़मींदार क्या करते थे, अगर जिसने रेवेन्यू नहीं दिया उससे उसकी ज़मीन भी छीन लेते थे। In the long run, this settlement benefited the landlords more than the government. By increasing the area under cultivation, the land revenue collected from the peasants went up, while the amount that they had to pay to the state remained fixed. तो अगर लंबे समय का देखा जाए तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा जो ज़मींदार थे उनके लिए काम आ रहा था, क्योंकि कल्टीवेशन का एरिया बढ़ गया था तो लैंड रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गया था। लेकिन क्योंकि अमाउंट जो फिक्स था, तो चाहे जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका सिर्फ 89% ही गवर्नमेंट लेती थी, बाकी का 11%
लैंडलॉर्ड्स का हो जाता था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, Rotwari settlement. The Rotwari system of land revenue was introduced in the Madras Presidency by Thomas Munro during 1820 to 27. तो रोटवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये जो लगान वसूलने का जो ये दूसरा तरीका था, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा इन 1820 से लेके 1827 के बीच में। ही एक्सटेंडेड द रोटवारी सिस्टम टू बॉम्बे एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज। तो इन्होंने रोटवारी सिस्टम बॉम्बे और उसके आसपास के एरियाज में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। द रोटवारी सिस्टम a settlement directly with the Ryots cultivators was adopted mainly due to two reason। तो RYOT जो रियोट लिखा है, रोट का मतलब क्या होता है, कल्टिवेटर्स यानी कि किसान। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू का जो सिस्टम था, वहाँ पे जो भी रेवेन्यू होता था ये डायरेक्ट किसानों से ही सेटलमेंट की जाती थी। और इसको अपनाने का जो दो रीज़न था, देयर वर नो जमींदार और अदर इंटरमीडियरीज विथ whom द सेटलमेंट कुड बी कैरिड आउट। तो बॉम्बे में, मद्रास में, इन सब जगहों पे कोई ज़मींदार नहीं थे या कोई बीच का, जैसे दलाल जिसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था जिसके साथ कि ये सेटलमेंट कराया जा सके। इट प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू देन एनी अदर सिस्टम। रेवेन्यू वॉज फोर्स एज 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड या इंटरमीडिएटरी को न लगाने का फ़ायदा भी एक हुआ कि जो भी रेवेन्यू था वो ज़्यादा आ रहा था और वो गवर्नमेंट को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रेवेन्यू ऐसा लगाया गया था कि जितना भी ग्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/3 जो है वो रेवेन्यू देना होगा किसको, ब्रिटिश सरकार को, किसानों के द्वारा। लिमिटेशंस ऑफ द रोटवारी सिस्टम। The Rotwari system became oppressive. The moneylenders began to seize the lands of their peasants' debtors. They either evicted them or reduced them to tenants। तो ये भी एक ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, क्योंकि जब किसान रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो वो जो लोग पैसे उधार देते हैं, सूदखोर जिनको कहते हैं, जो लोग सूद पे पैसा देते हैं, उसका ब्याज लेते हैं, तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग किसानों को बड़ा बड़ा अमाउंट लोन के रूप में देने लगे। और जब किसान इन लोनों को नहीं चुका पाते थे तो वो उनकी ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करके रख लेते थे, या फिर उनको उन्हीं की ज़मीन पे बस एक नौकर की तरह उनसे काम करवाने लगते थे। वो बस नाम के मालिक थे, असल मालिक ये सूदखोर बन जाते थे। Another major drawback of this system was that the ryot had to pay the revenue even when his produce was partially or wholly destroyed by natural calamities such as drought or flood। तो रोटवारी सिस्टम का दूसरा ड्रॉबैक ये था, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, कि यहाँ पे लगान तब भी देना है अगर फसल अच्छी हो गई तो ठीक है, 1/3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फसल ख़राब हो गई, चाहे थोड़ी बहुत ख़राब हुई, चाहे पूरी की पूरी डैमेज हो गई हो, जैसे बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से, उस केस में भी 1/3 रेवेन्यू जो है वो फिक्स था, वो देना ही पड़ता था। सो थर्ड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज महलवारी सिस्टम। The Mahalwari system was a modified version of the Jamindari settlement introduced in the Ganga Valley, the northwest province, parts of central India and Punjab। तो फिर जमींदारी सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया गया, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया गया और थोड़ा मॉडिफाई करके इसको गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब में दोबारा से रीलॉन्च किया गया। इन द महलवारी सिस्टम settlement was made with a group of villages collectively called महल। तो महलवारी सिस्टम नाम ही है। तो यहाँ पे सेटलमेंट क्या होता था, ग्रुप विलेजेस का कुछ ग्रुप बना दिया जाता था जिनको कि महल बुलाया जाता था, उन्हीं से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था। द लैंड इन दीज विलेजेस बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी विच वॉज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये जो भी ज़मीनें थी गांव में, ये क्योंकि जो वहाँ पे गांव के जो लोग थे उन्हीं को बिलोंग करती थी, तो इसके लिए पूरे गांव ही रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू देने का। द फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स ऑल्सो बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, यानी कि जो भी जंगल थे गांव के आसपास, जो भी चारागाह थे, पेस्चर्स मतलब होता है जहाँ पे जानवर घास चरते हैं, तो ये सब भी विलेज का ही था।
Thus, in the Mahalwari system settlement, village-wise assessment of the land revenue was done. तो महलवारी सिस्टम में क्या किया गया, विलेज को लिया जाता था, ना कि किसी एक इंडिविजुअल किसान को. Limitations of the Mahalwari system. Due to high land revenue demand, large areas of land began to pass into the hands of money lenders and merchants. तो यहाँ पे जब विलेजेस की बात हो जाती थी तो कलेक्टिव रूप में रेवेन्यू की डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड को पूरी करने के चक्कर में जो किसान होते थे वो लोग इन सूदखोरों से, इन व्यापारियों से लोन लेना शुरू कर देते थे. They were impoverishment. There were impoverishment and widespread dispossession of land among the cultivating communities in the 1830s and 1840s. Impoverishment मतलब क्या होता है, कमी कर देना, और बहुत बड़े रूप से जो लैंड के ओरिजिनल मालिक थे उनसे लैंड जो है वो छीन ली जाती थी. ये ट्रेंड चला था 1830 से लेके 1840s के बीच में. द एंग्विश ऑफ द कल्टिवेटर्स वॉज एक्सप्रेस इन पॉपुलर अपराइजिंग्स इन 1857. तो किसानों का भी जो एक गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, वो भी जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो कि आगे चैप्टर है हमारे कोर्स में, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. किसान भी उसमें एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेटर थे. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. By the mid 18th century, the East India Company had acquired territories in parts of South India, Bengal, Bihar and उड़ीसा. यानी कि मध्य 18वीं सदी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत हद तक साउथ इंडिया को, बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को कैप्चर कर लिया था. These areas were rich in agriculture and possessed a flourishing trade in handicrafts. The company was interested in promoting a controlled commercialization of agriculture in order to provide commodities for the western markets. तो इन्होंने अटैक भी किया, कि कहाँ पे किया, जो कि इंडिया की ये सब जगह क्या थी, इंडिया की जान थी. यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एग्रीकल्चर लायक लैंड था. अच्छे खासे हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है कि हथकरघा उद्योग, यानी कि जहाँ पे हाथों का हुनर इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, या जो आप बैम्बू के सामान देखते हो, क्राफ्ट हो गया, ये सब चीज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आते हैं. तो कंपनी का इंटरेस्ट किस में था कि एक कंट्रोल्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, ताकि हम ऐसी कमोडिटीज़ बना सकें जो कि हम विदेशी बाज़ार में बेच सकें. तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर सेल इन द मार्केट. यहाँ पे ऐसे कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, या कॉमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन हो गया, यानी रुई का, कपास का फल जिसे कहते हैं, कपास की खेती, जूट की, या फिर ऑयल सीड्स होने लगे, जैसे अलग अलग सरसों हो गए और ये सब चीज़ें, जिनसे भी सनफ्लावर हो गए, जिनसे भी तेल निकाला जाता था. ये सब चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, ताकि हम क्या कर सकें, इन चीज़ों को बेच के पैसा कमा सकें, इंस्टेड कि चावल बोलो, गेहूँ बोलो, ज्वार बाजरा बोलो, जिससे कि लोगों की भूख मिट सके. The British preferred these commercial crops for these reasons. These were more remunerative than food grains. These could cater to a wider market and their price per kilogram or per cubic meter was high. तो ब्रिटिशर्स फोर्स क्यों करते थे फार्मर्स को इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनसे जो पैसा था वो ज़्यादा कलेक्ट होता था, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होती थी इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड फूड ग्रेन्स से रेवेन्यू कमी आती थी. और इसका जो मार्केट था वो ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उस समय यूरोप के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी. तो यहाँ पे क्या होता था, इनका जो प्राइस पर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बहुत ज़्यादा था अदर मार्केट्स में. पॉपुलर कॉमर्शियल क्रॉप्स इन डिमांड इंक्लूडेड ओपियम एंड इंडिगो. तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप्स थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, वो थे ओपियम और इंडिगो. ओपियम
The British imported large quantities of tea from China and had to pay for it in silver as the Chinese did not want western goods. तो उस समय क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चाय जो थी वो चाइना से इंपोर्ट कराते थे, और उसके बदले में उनको चाइना को चांदी देनी पड़ती थी, क्योंकि चाइना कोई भी विदेशी सामान नहीं लेना चाहता था ट्रेड के बदले में. बट सून द ब्रिटिश केम विथ ए प्लान ऑफ स्मगलिंग एंड सेलिंग ओपियम इन चाइना. तो ब्रिटिशर्स को इस तरह से सिल्वर देना बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर सिल्वर देने से अच्छा है कि वो जो है वो ओपियम जो है स्मगल करें, बेचें गैर कानूनी तरीके से चाइना के अंदर. After 1765, the company appointed contractors to produce opium in Bengal and fix its price. तो 1765 के बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को इस तरह के काम में सक्सेस मिलने लगी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट किया गया बंगाल के अंदर, ताकि वो जो है वो ओपियम जो है किसानों से ग्रो करा पाएँ, और उनका प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया गया. This price was set as low as possible so that it would yield a large profit to the state. तो किसानों से ये बहुत कम पैसों में खरीदी जाने लगी, यानी इसका प्राइस इतना ज़्यादा कम तय किया गया था जिससे कि किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते थे और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था इससे. द डेवलपमेंट ऑफ ओपियम एज अ कॉमर्शियल क्रॉप फुलफिल्ड टू ऑब्जेक्टिव्स. तो ओपियम को इतना ज़्यादा, ओपियम पॉपी का ये फ्लावर भी पर्पल कलर का दिया हुआ है, और अभी जब आप बड़े होगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 9th में जाओगे तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो वहाँ पे बोटानिकल नेम के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखा जाता है, किस जीनस नेम होता है, किस स्पीशीज़ नेम होता है. जैसे आपने ह्यूमंस का पढ़ा होगा होमोसेपियंस, तो इसी तरह ओपियम पॉपी का होता है पेपेवर सोमनीफेरम. तो यहाँ पे ओपियम को ग्रो कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट यील्डेड ह्यूज रेवेन्यू इन इंडिया. बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इससे कलेक्ट होता था. इट ऑल्सो क्रिएटेड अ चैनल वाया द परचेज ऑफ चाइनीज टी फॉर द रिमिटेंस ऑफ दैट इनकम टू लंदन. एक तरह से चैनल बन गया, यानी चाइना से टी खरीदी जाती थी और चाइना को उसके बदले में क्या दिया जाता था? ओपियम. और इससे जो कमाई होती थी ये सारी की सारी कहाँ भेजी जाती थी? लंदन. So that will be all for today. In the next video we will discuss the remaining part of the chapter. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.